आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी क्रम में कल हमने आपको हिंदी साहित्य पद्य साहित्य का काल विभाजन बताया था। उसी कड़ी में आगे उसका पहला काल है आदिकाल। तो आदिकाल के विभिन्न नामों की चर्चा हमने कल के पिछले वीडियो में की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदिकाल की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां तथा उस युग जो कवि हुए हैं उन्होंने जो रचनाएं की हैं, आज हम उनके विषय में चर्चा करते हैं। तो आइए देखिए आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। उस समय हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जिसमें राजपूत राजा आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद किया करते थे। एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति उनके अंदर रहा करती थी। तो इसलिए उनके दरबारों में उनकी प्रशंसा के लिए कवि नियुक्त थे, जो उनकी प्रशंसा की वीर गाथा के रूप में किया करते थे। तो उस युग में जो रचनाएं हुई हैं उनकी मुख्य रूप से कुछ अपनी विशेषताएं थी, उन्हीं को प्रवृत्तियां या विशेषताएं कहते हैं। मुख्य रूप से आप देखिए परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी है। पहली विशेषता है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। जो कवि थे वो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ही हर समय संलिप्त रहा करते थे। दूसरी विशेषता थी इस काल में जो रचनाएं की गई उनमें सर्वाधिक वीर रस को प्रमुखता दी गई। वीर रस प्रधान काव्य का चयन किया गया। और दूसरे इस काल में जो ग्रंथ की रचना की गई उसमें प्रबंध काव्य अथवा रासो ग्रंथ की अधिकता रही। तीसरा सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना की कमी पाई गई। सामूहिक एकता का भाव नहीं था उन राजाओं के अंदर। अंत में अगला पॉइंट है, आप देखिएगा जो कवि थे वो दरबारी होने के कारण एक प्रमुखता का गुण था, इसीलिए वो हमेशा उन्हीं राजाओं की प्रशंसा का गुणगान किया करते थे। प्रमुख रूप से यही विशेषताएं हैं जो आपके लिए अत्यंत उपयोगी हैं। कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण विषय है। इसे आप अपने लिपिबद्ध करके व्यवस्थित रख सकते हैं और घर पर भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपके समय आगे आने वाले समय में काम आता रहे। इसी कड़ी में आगे आप देखिएगा प्रमुख इस युग के जो प्रमुख कवि हैं उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो प्रमुख कवियों में इस युग के सबसे पहले कवि माने जाते हैं चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे, इसीलिए उनकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए जो पृथ्वीराज चौहान थे उनकी वीरता का गुणगान किया गया है, और वो अंत में उन्हीं के साथ पराजय होने के बाद अंत में समाप्त हो गए। दूसरी रचना है दलखे। इसी के कुछ प्रमुख कवि हैं जिनके नाम क्रमशः नीचे अंकित हैं, उनकी रचनाएं भी आगे लिखी हुई हैं। तो पहले इसके सर्वप्रथम कवि हैं चंद्रवरदायी, जो पृथ्वीराज रासो जिनकी रचना है, जिसमें पृथ्वीराज की वीरता का गुणगान किया गया है। और अंत में यहाँ तक हुआ कि पराजय होने के साथ साथ चंद्रवरदायी पृथ्वीराज के साथ ही उन एक दोनों ने अपने को समाप्त कर लिया। अगली रचना अगले कवि हैं दलपत विजय, जिन्होंने खुमान रासो नामक पुस्तक की रचना की है। तीसरे कवि हैं सारंगधर, जिन्होंने हमीर रासो नामक पुस्तक लिखी है। अगले कवि हैं नवल सिंह, जिन्होंने रचना की है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो। अगले कवि हुए हैं जगनीप। जगनीप की रचना है परमार रासो, जिसे हम आधा खंडी कहते हैं, जो उत्तर भारत में वर्षा ऋतु में ढोलक की थाप पर हर जगह आज भी गाया जाता है। बड़ी प्रसिद्धि है उसको। हम आप सभी उत्तर भारत के निवासी हैं, उसे आज भी पसंद करते हैं। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग विशेष रुचि रखते हैं उसमें, जिसमें आधा और उदल की वीरता का गुणगान किया गया है। अगले कवि हुए हैं मधुकर जी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जयमयंक जस चंद्रिका। और अंतिम इस कवि हुए हैं केदार भट्ट जी, जिन्होंने जयचंद्र प्रकाश नामक पुस्तक लिखी है। ये कन्नौज के राजा जयचंद्र के दरबारी कवि थे, इसलिए इन्होंने अपनी रचना में कन्नौज के राजा जयचंद्र की वीरता का गुणगान किया है। आज के वीडियो में बस इतना ही।